देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, एक वक्त था, आपने तो शायद अपने होश में वो वक्त ना देखा हो। होश मतलब जब आपको मोबाइल मिला, यार इनको ना बाइनोमियल पॉइसन के होमवर्क के ग्रुप में दे दो। अभी लैपटॉप में कुछ नहीं पढ़ा होगा। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक वक्त था जब आपके पास इंटरनेट ऑन करने पे, जब एमएमएस कोई तस्वीर वगैरह आया करती थी, तो तकरीबन उसको डाउनलोड करने में कोई 1-1.5 घंटा लग जाता था, एक छोटी सी तस्वीर को डाउनलोड करने में। और उस टाइम जब आप नेट ऑन करते थे तो नेट के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई या फिर जी लिखा हुआ आता था। थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, नेट जनाब 2G आना शुरू हुआ। 2G जब आया ना, तो हमने कहा ओए होए होए, अब नेट की स्पीड डबल हो गई है। तो जहां पे 1 घंटा लगता था, वहां पे आधा घंटा लगना शुरू हो गया। फिर आया 3G। 3G जब आया ना, तो हमने कहा कि भाईजान ये तो बला चीज बन गई है। अब अगर हम कोई इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कोई मूवी, कोई भी चीज देख रहे हैं ना, तो बफरिंग होती है, लेकिन थोड़ी बफरिंग हुआ करेगी। वो जनाब कोई 1-8 मिनट चलती थी, 8-10 सेकंड बफरिंग और चलना शुरू हो गया। हम बड़े खुश, अब ये तो बड़ी चीज़ है। फिर जनाब आया 4G। जब ये 4G आया ना, ज़ोमबर ने निकाला सबसे पहले 4G, तो फिर वो बफरिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म। हमने कहा यार इसकी स्पीड चेक करो। डाउनलोड करते थे कोई चीज़, तो स्पीड कितनी आ रही है? स्पीड जनाब डाउनलोडिंग करने पे तकरीबन उसकी स्पीड आ रही थी कोई, लेट सपोज 1 MB या फिर 800 KB पर सेकेंड। जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर बड़े जनाब हम खुश। हमने कहा ये तो क्या बात है, 1 MB स्पीड है या 1.5 MB स्पीड आ रही है 4G प्लस स्पीड। फिर 4G LTE आया, भारत वालों ने वो इशू किया था, वो 4G का लेटेस्ट वर्जन था। फिर जनाब अब आजकल पाकिस्तान में 5G चल रहा है। जब 5G चल रहा है तो जनाब हमें परवाह ही नहीं है। हम इतनी बड़ी वीडियोस होती हैं, कोई 8-8, 10-10 GB की वीडियोस होती हैं, वो जनाब अगर आपने डाउनलोड करनी है तो मैक्सिमम ये कि 20-25 मिनट में डाउनलोड हो जाती है। पहले 10 GB का मतलब होता था 10 दिन, अब तकरीबन 20 मिनट। अब इसका मतलब क्या है कि एडवांसमेंट आती गई, बड़ी बड़ी चीजें इजीली सॉल्व होना शुरू हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि एडवांसमेंट ने छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया। मतलब क्या 4G मोबाइल 2G को या 3G को सपोर्ट नहीं करता? 5G मोबाइल क्या 4G को सपोर्ट नहीं करता? अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, वो नीचे वाली चीजों को सपोर्ट उसने करना शुरू कर दिया। यही काम डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे जैसे डाटा, जब तक डाटा छोटा सा था, 2-3 कॉइन्स थे, 1-2 डाइस थे, कार्ड्स थे, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी से वो उसका काम होता गया। जैसे ही डाटा ज्यादा होना शुरू हुआ, अब हमें एडवांसमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हकीकत में एडवांस वर्जन है, लेकिन डजंट मीन कि ये बड़े डाटा को सपोर्ट करेगी, ये छोटे डाटा को भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, अगर आपके पास 1-2 कॉइन्स है तो डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई 1-2-100 कॉइन्स है तो डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का तालीम करते हुए आपने कुछ ख्याल करना है। वो ख्याल क्या करना है वो देखते हैं। देखिए बेटा, डाटा आपके पास है 2 तरह का, 2 तरह के वेरिएबल्स हैं। एक है आपके पास डिस्क्रीट और एक है आपके पास कॉन्टिन्यूस।
डिस्क्रीट वेरिएबल्स के दो इवेंट्स हैं। एक है विद रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका विद रिप्लेसमेंट का दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट और विदाउट का दूसरा नाम है डिपेंडेंट। विद रिप्लेसमेंट का ये था ना कि एक के अकरेंस से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इंडिपेंडेंट है, और विदाउट में था कि एक के अकरेंस से दूसरे को फर्क पड़ता है, यानी कि डिपेंडेंट है। विद रिप्लेसमेंट या इंडिपेंडेंट के लिए दो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस है। एक को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको पॉइसन ना कह देना, दिस इज पॉइसन। विदाउट रिप्लेसमेंट में सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है हाइपरज्योमेट्रिक। कॉन्टिन्यूस में कोई इवेंट नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही चीज है, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हकीकत में ये चार डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा जो आप लोगों ने अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि इसमें बाइनोमियल भी लग रही है, इसमें पॉइसन भी लग रहा है, हाइपर लग रहा है, नॉर्मल, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है कौन सी नहीं, इसका अंदाजा क्वेश्चन पढ़ने पे इनिशियली आप लोगों को नहीं होगा। और जो मेन प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी के अंदर वो है भी यही। डिस्ट्रीब्यूशन खुद इटसेल्फ बहुत आसान है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से केस में लगानी है इसमें मसला आता है बच्चों को। बच्चे कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी बड़ी मुश्किल है, उसके रीजन पता नहीं चलता कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे लगानी है। ठीक है, और हर उस बच्चे को पता होगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन किस जगह पे लगानी है, कि तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस आपस में मिलती जुलती हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा फर्क है और वो फर्क ही बताएगा। एक लफ्ज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देगा कि अगर क्वेश्चन में ये वाला लफ्ज लिखा हुआ है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, इस तरह का लफ्ज लिखा हुआ है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे। ओके, तो पहले हम लोग बारी बारी हर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि अच्छा भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इन केसेस को डील करती है, अगर वो वाला केस हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अप्लाई कर देंगे। और एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, एक केस में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग सकती। ठीक है, हर केस में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग सकती। आपको लग रहा होगा कि अच्छा यार इसके ऊपर बाइनोमियल लग रही है, इसके ऊपर तो पॉइसन भी लगनी चाहिए। जब इंशाल्लाह हम लोग पढ़ लेंगे तो केस को पढ़ के आप कहेंगे अच्छा इसके ऊपर तो पॉइसन भी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा माइनर सा, बिल्कुल इन दोनों में तो बिल्कुल छोटा सा फर्क है। वो फर्क क्या होगा इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो स्टार्ट में हम लोग कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। आज हमारी कोशिश है कि बाइनोमियल और पॉइसन दोनों आप लोगों को मैं इकट्ठी करवाऊं ताकि आप लोगों को पता चले कि इनमें फर्क क्या है। ठीक है, लेकिन अगर ना हो सका तो माफ कर दीजिएगा, हम एक से गुजारा कर लेंगे। देखिए बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे इनके, ये इस तरह के स्टैट्स के कोई मैथ्स के नोट्स, चलिए आज भेज देता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, इट डील्स विद डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट डाटा। हमें देखना पड़ेगा कि जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
क्या वो चीज डिस्क्रीट वेरिएबल का हिस्सा होती है या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का? मिसाल के तौर पर अगर मुझे निकालनी है हाइट की प्रोबेबिलिटी, तो हाइट क्या है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ऑफ बल्ब्स की, टाइप्स ऑफ बल्ब की, तो वो कौन सा है? वो डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। और अगर मुझे ये देखना है कि जनाब जिस मैं इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं वो इवेंट कैसा है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वहां पे विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, उस इवेंट के अंदर मतलब देखना पड़ेगा कि क्या एक के अक्कर होने से दूसरे को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्या वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट तो नहीं लिखा हुआ, वहां पे विद रिप्लेसमेंट लिखा है या नहीं लिखा, वो बात की बात है। वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखना चाहिए, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहला केस आपने सबसे पहले अपने माइंड में ये लेके आना है। इसके बाद जी outcomes are divided into two categories. In explanation, सक्सेस एंड फेलियर। तीसरी इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगी, या तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर, यानी कि या तो होगा या फिर नहीं होगा। जैसे बारिश या तो आएगी या बारिश नहीं आएगी, ठीक है। सक्सेस इज डिनोटेड बाय P, failure is denoted by Q, and Q equals to 1 minus P. सक्सेस को हम किससे डिनोट करेंगे? B से, और फेलियर को Q से। और सक्सेस फेलियर किसके बराबर होगा, यानी कि Q किसके बराबर होगा? 1 माइनस P के। ओके, इसके बाद there will be fixed number of trials। जो आपने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, मतलब कितने चीजें हैं, जितने आपने ट्रायल्स लेने हैं, या जितनी भी आपके पास चीजें हैं वो फिक्स्ड होंगी। 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100, 50 वो फिक्स्ड होंगी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जी n। इसके बाद जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस will remain same for each trial। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जनाब आप एक चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉइन की एग्जाम्पल, तो आप एक कॉइन टॉस करें तो हेड के चांसेस 50% ही होंगे। आप 2 कॉइन्स को टॉस करें तो हेड के चांसेस 50% ही होंगे। आप 200 कॉइन्स को टॉस करें तो आपके हेड के चांसेस 50%, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल। हर ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? सेम होगी। मतलब इसमें एक इंफॉर्मेशन आपके पास इस तरह की होगी कि जनरल उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई होगी। उसने कहा होगा कि जनाब फॉर एग्जांपल कि एक पॉलिटिकल कैंडिडेट है और वो एक इलाके में खड़ा हुआ है इलेक्शन पे, और जनाब उसको 60% जनता जो है उसको, यानी कि 60% आवाम पब्लिक उसको सपोर्ट करती है या उसको वोट डालती है। अब ये उसके जीतने के चांसेस या वोट डालने के चांसेस कितने हैं जी? 60%। ये जनरली है, ओके, ये क्या है? जनरली, ठीक है। अब जनरल का मतलब ये है कि जनाब इसमें अगर 10 लोगों को भी देखेंगे उसमें से भी 60% कर रहे होंगे, 10,000 में से देखेंगे उसमें भी 60% कर रहे होंगे। गॉट इट? तो ये जनरल उसने वो बताएगा, कभी भी स्पेसिफिक नहीं होगा कि इतने में से इतने लोग इसको सपोर्ट करते हैं। वो क्या कहेगा? इतने % लोग इसको सपोर्ट करते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल। क्लियर?
और लास्ट में जनाब आपके पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाइड बाय P रेज टू पावर R मल्टीप्लाइड बाय Q रेज टू पावर N माइनस R। R यहां पे क्या है जी? R इज एक्चुअली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड आउटकम। N है जनाब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स, P है आपके पास सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q जनाब है आपके पास 1 माइनस P। इसमें दो बातें याद रखिएगा फॉर्मूला के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, R should be lesser than N। R की वैल्यू हमेशा N से कम होनी चाहिए। R should be lesser than equal to 1 आप कह रहे हैं, lesser than equal to N। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, R and P should have same variables। मतलब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी सक्सेस भी उसी चीज की होगी। मिसाल के तौर पर अगर वो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है तो आपकी जो सक्सेस है वो भी, यानी कि पी जो है वो भी बारिश होने का देखेंगे। कहते हैं जी बारिश होने के चांसेस 60% है, ना होने के चांसेस 40% है। और 3 दिन में हमने देखना है कि इन 3 दिनों में बारिश हुई है कि नहीं हुई, ये देखना है, या बारिश होगी कि नहीं होगी, ये हमें देखना है। अब इस तरह का डाटा आपको दिया गया होगा, वहां पे हम देखेंगे कि हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है। तो पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद ये दोनों पॉइंट्स में आपको साथ ही क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है इनको भी मैं अप्लाई करवाऊंगा। तो एक सवाल लिखिए पॉलिटिकल कैंडिडेट का, याद कीजिए मैंने आपको सवाल लिखवाया था, बल्कि बताया था अभी, तो उसी को अपना एग्जाम्पल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी a political candidate is favored by 60% of public in an area. If 10 persons selected at random were inquired, what is the probability that पहली रिक्वायरमेंट लिखिए, 3 of them will ऊपर आपने क्या लिखा, पॉलिटिकल कैंडिडेट इज फेवर्ड बाय, 3 of them will favor that person, यानी कि पॉलिटिकल पर्सन। सेकंड रिक्वायरमेंट, at least 2 of them will favor that person. More than 8 will favor that person.
at least 9 will favor, at most 1 will favor, at most 8 will favor, At most 8 will favor, 3 to 5 will favor, हाँ जी, मैं लिख लिया कितने हैं? 7 7 है, ठीक है। मैक्सिमम यही रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब हमारे सिनेरियो के ऊपर। सिनेरियो देखते हैं हम कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगेगी कैसे नहीं लगेगी। देखिए बेटा, किसी को यहाँ पे हम लोग बात करें पर्सन जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो वेरिएबल है हमारा। पर्सन्स मुझे बताइए कि डिस्क्रीट वेरिएबल होता है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, नंबर ऑफ पर्सन्स। डिस्क्रीट वेरिएबल। किसी को फेवर करना या ना फेवर करना ये डिपेंडेंट इवेंट होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट होता है? इंडिपेंडेंट। क्या एक बंदा फेवर करे तो लाजमी दूसरा भी उसको फेवर करे? इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो पहली तो हमारी कंडीशन होगी फुलफिल, तो जो डाटा में दिया गया है वो डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट इवेंट है। दूसरा, क्या कैटेगरी सिर्फ 2 है, सक्सेस या फेलियर? फेवर करेगा या फेवर नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब इसमें ना एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। 2 विल नॉट फेवर, इसको मैं पहले के सब बात करवाऊंगा। 2 विल नॉट फेवर, ठीक है। अच्छा जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ जी, या तो फेवर करेगा या फिर फेवर नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? तो सक्सेस अगर फेवर करेगा, अगर फेवर करेगा तो सक्सेस हो जाएगी, फेवर नहीं करेगा तो फेलियर हो जाएगी। जो भी केस होगा तो देख लेंगे। अच्छा जी, जो ट्रायल आप कर रहे हैं, कितने लोगों का ट्रायल कर रहे हैं? 10 लोगों का। फिक्स्ड है? ये तो नहीं कहीं पे कहा हुआ कि एवरेजली 10 पीपल। एवरेज का मतलब क्या होता है? फिक्स नहीं है, 10 से कम ज्यादा हो सकते हैं। हाँ जी भाई, मोर देन 2 पीपल ये तो रैंडम है, ये फिक्स है। मोर देन 2 का मतलब क्या है? 200 से ज्यादा कुछ भी हो कितने? सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल है हमारे इस एग्जांपल में, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल। बिल्कुल ऐसा। उसने क्या कहा, जनाब 60% जनता जो है उसको सपोर्ट करती है। अब 60% का क्या मतलब है? जितनी भी जनता हुई, आप 10 लोग उठाएं, 50 लोग उठाएं, 100 लोग उठाएं, जितने भी उस एरिया के लोग हैं उसमें से 60%, हर ट्रायल के ऊपर 60% लोग उसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ओके, तो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होगी। तो यहाँ पे बगैर कुछ सोचे समझे मैं क्या लगा दूंगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा ये तो अभी इनिशियल है ना, पहला क्वेश्चन था, तो इस वजह से हम ये लगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का विजन मैं ऐसा कर दूंगा अल्लाह के फजल से कि आप क्वेश्चन को पढ़ते साथ ही कह दो कि जैसे ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। आपको सारी कंडीशन लगानी नहीं पड़ेगी, आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये भी मीट करिए, ये भी मीट करिए, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप कहेंगे कि आप ये लगा। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो रही है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरी नजर लगी। बड़ी महंगी घड़ी है मेरी। तो खैर कोई नहीं, अभी रह जाएगी इससे। हाँ, हल्का सा आ गया। नजर आ रहा है? मुझे आ रहा है। मेरे पैसे लगे ना, इस वजह से नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन को मैं सारी कहानी को अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूंगा। जो मुझे डाटा गिवन है, उसने मुझे कहा जी 10 बंदे मैंने सिलेक्ट किए हैं। जो मेरी सिलेक्शन है, जो मेरे पास ट्रायल है, उनको मैं n से डिनोट करता हूँ, n = 10।
उसने कहा जी 60% लोग इसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर कितनी है जी? 0.6 मतलब 60%। 0.6। अब मुझे रिक्वायरमेंट देखनी है, एन मेरे पास है, प्रोबेबिलिटी मेरे पास है, अब रिक्वायरमेंट आर क्या है जी आपके पास? पहले रिक्वायरमेंट 3 of them will favor that person। 3 फेवर की रिक्वायरमेंट। अब देखिए रिक्वायरमेंट का जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है जी? फेवर या डिसफेवर? फेवर है तो मेरे पास जो पी होगा वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर यानी कि 0.6 होगी, और मेरे पास जो क्यू होगा 0.1 minus 0.6। 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। अगर नहीं भी बताया तो मैं निकाल सकता हूँ। ओके, अब मैंने जस्ट डाटा में वैल्यू प्लग इन करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फेवर इक्वल है NCR मल्टीप्लाइड बाय P रेज टू पावर R मल्टीप्लाइड बाय Q रेज टू पावर N माइनस R, यानी कि 10C3 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 रेज टू पावर 10 माइनस 3 7। 0.0425। 0.0425। दिस इज द राइट आंसर। मुश्किल बात तो नहीं है भाई, यकीन करें सारे के सारे सवाल होते इस तरह के। आप दुआ करेंगे कि सिंपल ना है ये आ जाए। सिंपल पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना। इसमें आपको फ्रेम दे दिया, उसमें प्ले करना बस आप। सर ये क्यू की वैल्यू कहाँ से आई? 1 माइनस पी। होनी कितनी है ना होनी। ओके जी, सर ये सी की वैल्यू कोई नहीं होगी। देन इसी कॉम्बिनेशन आपके पास है कैलकुलेटर? बहुत अच्छे, सदके जवाब भी तेरे को। शिफ्ट हो गई है। सर मेरा आंसर चेंज है। क्या? 0.18 आ रहा है। 0.16 आपको पता है 18 है, देता 16 ये है। 17 मतलब राउंड 10C3 करें 120 है। 120 क्यू का आंसर बता रहा हूँ। क्यू का 1 माइनस 0.6 करें क्या आंसर आता है? 0.18। यार वो भाई हो ही जाता है। 60% और 40% हो गए ना। 40 डिवाइडेड बाय 100 0.4। क्या हो गया है? 1 माइनस 0.6 करो तो दोबारा अपने कैलकुलेटर के ऊपर। अगर ऐसा है तो यकीन करो इस कैलकुलेटर को तोड़ दो। तो सही बात। ये तो मैं सारे के लिए। हाँ जी, ये एक जाल है दुश्मनों का। या ये दे दुश्मनों का जाल है ना भी। अब 0.018 आ रहा है। यार भाई तू ये मुझे दे। शिफ्ट 9 दबा के वो कर। इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, मैं एक दफा कंफर्म कर लूँ इसका इलाज करता हूँ। ये चलते चलते बंद भी हो जाता अब क्या है सर? 0.9 नहीं, इसका इलाज मैं कर, मजाक मतलब मजाक के इलाज है। शिफ्ट डिवाइड शिफ्ट और डिवाइड के टीवी। अब ठीक है, अब देखो दोबारा करते हैं। बेटा कभी कभार क्या होता है, हमारा जो कैलकुलेटर है ना, ये भी मशीन है, तो जब ये आंसर थोड़ा देना शुरू करते हैं इसको रीसेट कर लिया करें। कैसे? शिफ्ट दबाकर 9 का बटन प्रेस करेंगे, CLR का, क्लियर का, और उसमें 3 पे लिखा होगा ऑल क्लिक कर देंगे, इक्वल दबाएंगे और आपका जो कैलकुलेटर है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल नया कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये इसका इलाज है। ओके, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि अब वो कैलकुलेटर वफात पा चुका है, अब ये बूढ़ा हो केबल चुका नहीं है जी। तो अब आपको नया लेके आना पड़ेगा कैलकुलेटर। सर इसका आंसर इसका आंसर क्या है? हां वही कैसे कर रहे हो? 10C3 करो, C3 हो गए 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 रेज़ टू पावर 3। इसी को लेके आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टेंशन किस चीज़ की है भाई? 0.6 के ऊपर रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 रेज़ टू पावर 7। तभी ये आ रहा है। कुछ मिस्टेक कर देते हो, इजी होके करो, कोई मसला नहीं है। हसन आपका आंसर ओके जी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट जो मैंने लास्ट में लिखवाई थी वो मैं करवाऊंगा। दूसरी रिक्वायरमेंट बेटा क्या थी?
2 will not favor. 2 will not favor, यानी कि दूसरी रिक्वायरमेंट है r इक्वल्स टू 2 डिसफेवर। अब अगर r रिक्वायरमेंट डिसफेवर की है तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो भी डिसफेवर की होगी, 0.4. दैट इज 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर है मेरे पास दैट इज 0.6। गॉट इट? जो मैंने कहा था r एंड p शुड हैव सेम वेरिएबल। ओके, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका जो वेरिएबल है तो p जो है वो भी उसी का ही होगा। यहां पर रिक्वायरमेंट किसकी थी? 3 विल फेवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी हम लोग देखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम लोग देखेंगे फेवर की। और यहां पर रिक्वायरमेंट थी डिसफेवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम किसकी देखेंगे? डिसफेवर की। अगर फेवर 60% है तो डिसफेवर कितना होगा? 40%। ओके, अगेन यहां पे वही सिंपल सी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल्स टू 2 बराबर है किसके जनाब? 10c2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 रेज टू पावर 8। हाँ जी भाई, 0.121. 0.121। भाई सब ये ऐसे ही है, डायरेक्टली आप इसको कर देंगे ना, ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा हुआ मैंने, फिर भी आपके पास ये आंसर आएगा। सर ये एक चीज पूछनी है। जी जी प्लीज। सर ये दोबारा क्वेश्चन समझा दें क्या था? कौन सा? सर मतलब कि P और Q मतलब कि ओके, क्वेश्चन में कहा था कि 10 लोगों को ट्रायल किया गया और उस एरिया के 60% आवाम उसको सपोर्ट करती है। अगर 60% आवाम सपोर्ट करती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसफेवर कितना होगा? 0.4। ओके, अब रिक्वायरमेंट देखिए, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? 3 फेवर कर रहे हैं। हम सॉरी यार, मेरा जरा इशू है थोड़ा सा। पहली रिक्वायरमेंट थी 3 विल फेवर, रिक्वायरमेंट फेवर करने की थी, ठीक है? तो सक्सेस भी किसकी होगी? फेवर करने की प्रोबेबिलिटी। अब रिक्वायरमेंट किसकी है? अनफेवर की। डिसफेवर की। अब रिक्वायरमेंट अगर डिसफेवर की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कौन सी होनी चाहिए? डिसफेवर। डिसफेवर की। ओके, क्लियर? इसके बाद जी At least 2 of them will fail. हाँ, अब एट लीस्ट वाला केस याद कीजिए। मैंने कल आपको बताया था कि एट लीस्ट का मतलब क्या था? कम से कम इतने। अब यहाँ पे 10 ट्रायल्स हैं हमारे पास, एट लीस्ट 2। अब एट लीस्ट 2 की जब बारी आती है तो कम से कम 2 या उससे ज्यादा, या का मतलब और का मतलब ऐड करो सबको, और लॉजिक ये था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए एंड बी बोथ। अब देखो बेटा, मैं ऐसा करता हूं कि पहले मैं 2 से 10 तक प्रोबेबिलिटीज निकालता हूं, ठीक है? और फिर उसको मैं साबित करूंगा कि जो तरीकेकार मैं कल आपको बता रहा था। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। मतलब अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि r इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। दो या 2 से ज्यादा फेवर करेंगे 10 में से, या 2 करेंगे, या का मतलब ऐड करेंगे 2 या 3 या 4 5 6 7 8 9 10। इनकी रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे भी निकाल लेते हैं फटाफट। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे P इक्वल्स टू R इक्वल टू 2। फेवर है तो आपके पास P आपके पास 0.6 ही आएगा, तो 10c2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 रेज टू पावर 8। जी बेटा, इसका आंसर 0.0106। ओके जी, 4 डेसिमल बेटा सबने लेना है। फिर उसके बाद r इक्वल टू 3 रख के 10c3 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 रेज टू पावर 8। सॉरी 7 0.0424। फिर इसी तरह से r इक्वल्स टू 4 10c4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 रेज टू पावर 6। 0.0. 0.0
1115 R equals to 5 10C5 multiplied by 0.6 raised to power 5 multiplied by 0.4 raised to power 5 जी बेटा 0.2201 बस जी 10C6 0.6 raised to power 6 0.4 raised to power 4 0.25082 0 0.251 कर दें अगर 0 8 है वैसे probability of R equals to 7 10C7 0.6 raised to power 7 0.4 raised to power 3 0.2149 2 1 R equals to 8 10C8 0.6 raised to power 8 0.4 raised to power 2 0.12093 probability of R equals to 9 10C9 raised to power 9 जी 0.0403 04 और R equals to 10 10C10 0.6 raised to power 10 0.4 raised to power 0 जी 0.00605 6 Oh, sorry man. ओके जी अब ये 2 से लेकर 10 तक मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कहता जी एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या उससे ज्यादा तो मैं इन तमाम चीजों की सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल्स टू एटलीस्ट 2 निकल आएगी प्रोबेबिलिटी जी बेटा सबको ऐड कर लीजिए काशिफ या सबूत है क्या सर तेरा क्या है तू बता 0.9984 ये नहीं मेरा 0.9988 आज क्या आंसर आया 0.9984 मेरा 88 आखिरी वाली क्या लिखी 0.0006 0.0061 है जी 0.99 84 84 ये आपका आंसर है 0.9984 एटलीस्ट 2 करते हुए आपको कितना टाइम लगा कितनी कैलकुलेशंस आपने की अब एक छोटी सी कैलकुलेशन मेरे कहने पे करें कर लेते हैं सब पहली बार से कुछ अच्छा नहीं देखिए कौन सी आप जरा R इक्वल टू 0 रख के देखिए 10C0 0.6 raised to power 0 0.4 raised to power 10 जी 0.000108 0.000 1048 ठीक है 1 फिर R इक्वल टू 1 रख के देखिए 10C1 0.6 raised to power 1 0.4 raised to power 9 जी 0.00157 1 57 6 कर लीजिए मैंने किया इसी मेथड से ओके इन दोनों को ऐड करें 0.001677 17 करते हैं 1677 यस चलो बस ठीक है अब आपके पास इन दोनों को आपने ऐड किया अब आप जरा 1 माइनस ये जो इनका आपने निकाला हुआ है 0.0016 माइनस करवा के जरा मुझे आंसर बताइए 0.9984 ओके ये मैंने क्या किया बेटा एटलीस्ट 2 का मतलब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉसिबल जो आउटकम्स आ सकती है ना फेवर करने की 10 बंदों में से वो ये या तो कोई इसको फेवर नहीं करेगा
या कोई एक बंदा फेवर कर सकता है, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि टोटल बंदे में 10 सिलेक्ट किए। फेवर ना करना वो ये है, फेवर करना वो ये लोग हैं, एक भी हो सकते हैं और 10 तक भी ये जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने कहा था कि तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर ले तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अगर इन तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कर लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर शुड बी इक्वल टू 1। इज इट ओके? अब उसमें कहा जी एटलीस्ट 2 विल फेवर। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? 2 से लेकर 10 तक इसको फेवर करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी आपने ऐड करनी है, जो कि मैंने यहां पे की। आंसर आ गया। अब मुझे अगर यहां से लेकर यहां तक का एरिया चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं सारे के सारे कैलकुलेशंस करूं, क्या मैं 1 में से 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस करवा के मुझे मेरे पास फिर भी वही आंसर आएगा। तो यहां पे मैंने वही हरकत की है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, या फिर आप ऐसे कर ले, या फिर ब्रैकेट लगा के 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कर दे। मुझे अगर एटलीस्ट 3 कहता तो मैंने क्या करना था? मैंने 0 1 और 2 इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने 1 में से माइनस करवा दी थी। अपनी कैलकुलेशन को मैंने आसान रखना है, कम से कम कैलकुलेशन मैंने करनी है। मैंने वहां पे ये नहीं दिखाना कि मेरी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, मैंने वहां पे ये दिखाना कि मैं कम से कम टाइम में अपना सही आंसर निकाल सकता हूं। अब अगर यहां पे क्वेश्चन होता है एटलीस्ट, मैंने लिखवाया हुआ शायद एटलीस्ट 8 या 9 वाला, देखिए एटलीस्ट 9। अब एटलीस्ट 9 का मतलब क्या है? 9 या उससे ज्यादा। अब अगर मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 को 1 में से माइनस करवाऊंगा तो मैं बेवकूफ। सही बात है, बिल्कुल। देखिए एक गधे में और एक इंसान में क्या फर्क है? अकल का। गधे के ऊपर बोझ डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, उठा लेगा बोझ। एक इंसान अपने बोझ को कम करता है। आप अगर हार्ड वर्कर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्कर है तो एक्सीलेंट बात, सबसे अच्छी बात। बी आर स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्किंग अपनी जगह पे है, स्मार्ट वर्किंग हमने करनी। समझ रहे बात को भाई? ओके, इतना सारा कैलकुलेशन हमने कर सकते हैं, सही आंसर आएगा। लेकिन इस तरह 2 कैलकुलेशन से आपका भी आंसर वही आंसर आ रहा है, तो क्यों भाई साहब इतना बोझ अपने सर पे ले हम लोग? इंसान बने, गधे ना बने। ओके, इज इट क्लियर? अगर मुझे कहेगा एटलीस्ट 8, तो फिर मैं क्या करूंगा? 8 9 और 10। इस चीज को माइंड में रखना बेटा, रट्टा नहीं लगाना इस चीज को। ओके, अच्छा अब अगली रिक्वायरमेंट क्या थी जी? मोर देन एटलीस्ट, अच्छा मोर देन 8 विल फेवर। मोर देन 8, 9 और 10। मोर देन 8 का मतलब क्या है? 9 और 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 निकालिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 कर दीजिए, निकालिए, हो जाएगी। शुरू जी जी बिल्कुल।
अच्छा मैंने अभी भी कहा था स्मार्ट वर्कर बनना है, 9 और 10 के सामने लिखी हुई है, फिर लग गया। सर मैं भी सोच रहा था ऊपर, अब एक दफा किया ही है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आंसर तुम ही बता रहे थे मुझे। वही ना, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, मैं देखा, मैंने दोबारा जब देखा मुझे समझ आ गई कि हाँ जी ठीक है। तो हमने अपने, अगर हमें चीजें समझ आना शुरू हो गई है तो इट डजंट मीन कि जनाब हम दोबारा फिर से वही काम रिपीट करते रहे, ठीक है। तो 9 और 10 की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली। इसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट है? एटलीस्ट 9 विल फेवर, एटलीस्ट 9 का मतलब क्या है? 9 एंड 10, 9 और 10 सेम ये बात। सर ये एक अच्छी बात भी है, सारे निकाल लें जो आगे रिक्वायरमेंट्स है, शायद इसी इतना टाइम नहीं है मेरी जान, टाइम बचाने वाले तो मैं करवाया नहीं अगले नहीं, ये तो हमारे नहीं बेटा, ये तो हमारा क्वेश्चन है। आई कैप में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, ठीक। ये तो आपको मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स जो पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स आ सकती है वो आपको करवा रहा हूँ। आई कैप में सिर्फ एक ही आएगी, फिक्र ना करें। अच्छा अगर वो कहते ना कि एटलीस्ट 5 विल सपोर्ट, तो फिर यहाँ पे आपका जो दिल करेगा चीजें सेम करनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। इसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट है? एट मोस्ट 1 विल फेवर, एट मोस्ट 1 का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक या एक से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक। एट मोस्ट 1 मतलब 0 और 1, तो 0 और 1 आपके पास है, यही हमारा आंसर होगा, एट मोस्ट 1। उसके बाद एट मोस्ट 8 विल फेवर, एट मोस्ट 8, एट मोस्ट 8 का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 0 से लेकर 8 तक, तो 0 से 8 जमा करना है या फिर 9 और 10 को 1 में से माइनस करवाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एट मोस्ट 8 का मतलब क्या है जी? वो ज्यादा से ज्यादा यहां से लेकर यहां तक सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करो, तो बजाय इसके इसको ऐड करो, आप 1 में से 9 और 10 की प्रोबेबिलिटी को माइनस करवा दो। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। अच्छा एक इसमें ना एक रिक्वायरमेंट, एक अजीबोगरीब की रिक्वायरमेंट उसकी होती है, वो कहते हैं जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपने प्रोबेबिलिटी तो बता दी, अब जरा मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बता दो इसको। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीजें हैं, लिख लीजिए। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, और इसका ना एक वर्ड आई कैप यूज किया करता, बड़ा मजा उसको आता है वो वर्ड यूज करने में। मीन के साथ वो कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसान है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग म्यू के साथ, इसको क्या कहते हैं? म्यू, और ये बराबर होता है ये म्यू, ये वाला म्यू, ठीक है। इसको कुछ लोग म्यो भी कह देते हैं, वो जात म्यो हॉस्पिटल, MEO वाला म्यो, ठीक है, और कुछ इसको मू भी कह देते हैं। इट इज जस्ट अ म्यू। म्यू किसके बराबर है? NP। व्हाट इज N? 10। व्हाट इज P? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आंसर इसका क्या आएगा? 6 यार, तू खुश हो जा, साढ़े का यार। दूसरी चीज जो कहता है जी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये बराबर होता है NPQ का अंडर द रूट। NPQ अंडर द रूट, और ये किसके बराबर होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 अंडर द रूट। 1.549। गॉट इट? यहां तक मसले सर चले। बाइनोमियल ही है ना, परसों इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे, परसों थोड़ा सा बड़ी। कल क्या दिन है? बुध, कल जुमेरात है, परसों साइपर वहां पे पड़ेगा।
सर ये जो आगे वीकेंड है उसको भी ऑन करना। वीकेंड ऑन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं ना अभी। जब मैंने कहा था तब तो तुम लोगों ने ऑन नहीं करवाया। नो सर, लेकिन हम आए उस पूरा थे। ये के लिए आए थे अच्छा मेरे लिए मैंने जब कहा था उस समय मैंने ना माने। सर ये भी आया था, ये बंदा आया था। खुद भी आए मैंने भी इसलिए कहा, मैंने कहा नहीं वीकेंड अब इन लोगों को ऑन नहीं करवाना। ठीक है, इकोनॉमिक्स फिर आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्या कर लें? सर उसके इकोनॉमिक्स का पेपर है। वो भी कब है? क्या चला यार? सर कल आगे बाइनोमियल इज ओके। यस कल इंशाल्लाह हम लोगों ने पॉइसन पढ़ना है, पॉइसन के साथ मैं कोशिश करूंगा हाइपर भी पढ़ा दूं। ठीक है, कल हम थोड़ा सा जरा इसको जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए जी, बंद कर दें इसको। एनी क्वेश्चन? आप लोगों को इसका होमवर्क मिल जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का।